जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पहली अपडेट आ रही है रफाल फाइटर जेट को लेकर और हैदराबाद के आदिवाटला एरोस्पेस पार्क में अब डासो एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम की नई फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की लागत दोस्तों करीबन 440 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रफाल फाइटर जेट का फ्यूजलाज यहीं बनाया जाएगा और ये पहली बार है जब फ्रांस से बाहर भारत में इस फ्यूजलाज को बनाया जा रहा है। बाकायदा इस फैक्ट्री में रफाल के आगे, बीच और पीछे के बड़े हिस्से तैयार किए जाएंगे और इन्हें फाइनल असेंबली लाइन में भेजा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ भारत अब केवल रफाल फाइटर जेट खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। और इवन इस फैक्ट्री में मॉडर्न रोबोटिक मशीनें, ऑटोमेटेड ड्रिलिंग सिस्टम, एडवांस कंपोजिट मटेरियल और बेहद सटीक क्वालिटी कंट्रोल तकनीकों का इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है कि डासो एविएशन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से इन्हें तैयार किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय इंजीनियरों और जो टेक्नीशियंस हैं उन्हें दुनिया की सबसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का काम का एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर भारत की कई जो MSMEs कंपनीज हैं उन्हें भी रफाल प्रोग्राम के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाने का मौका मिल सकता है। और आप सबको मालूम है कि दुनिया भर में रफाल फाइटर जेट की मांग बढ़ रही है, जिसे देखते हुए ये नई फैक्ट्री फ्रांस की प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी। और यही नहीं, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि दुनिया के कई देशों को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट्स के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो भारत में तैयार किए जा सकते हैं। चलिए, कावेरी इंजन 2.0 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि कावेरी 2.0 इंजन ने फिर से स्पीड पकड़ ली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है, आप सबको मालूम है, विदेशी इंजनों की सप्लाई में देरी का होना और उनकी कीमतों का बढ़ना। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN20 इंजनों की सप्लाई में देरी की वजह से दोस्तों HAL को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ GF414 इंजन की बात की जाए, जिसे कि हमें अपने तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 में इस्तेमाल करना है, उसकी लागत भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ने की खबरें सामने आई है। और यही वजह है कि भारत अब स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दे रहा है। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, 2008 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये उस वक्त फाइटर जेट के लिए 83 से 85 किलोन्यूटन थ्रस्ट हासिल नहीं कर पाया। ये केवल 72 किलोन्यूटन तक ही पहुंच सका था। लेकिन भारत ने इस परियोजना को बंद नहीं किया और अब इसे 2 फेजेस यानी कि 2 चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले फेज में बिना आफ्टर बर्नर वाला ड्राई कावेरी इंजन डेवलप किया जा रहा है, जो कि लगभग 48 से 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा। और ये इंजन आप सबको मालूम है कि DRDO के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन घातक के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि बिना पायलट वाले स्टेल्थ ड्रोन को फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे लगातार सुपरसोनिक स्पीड की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये इंजन उसके लिए एक सफिशिएंट माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, दूसरे फेज में इसी इंजन में नया आफ्टर बर्नर जोड़कर इसकी ताकत को 80 से 85 किलोन्यूटन तक बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि भविष्य में से फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जा सके। और इवन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने GTRE का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने कावेरी इंजन के अपग्रेडेड आफ्टर बर्नर का परीक्षण भी देखा था। फिलहाल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि भाई मॉडर्न फाइटर जेट इंजन बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बाकायदा सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, हाई टेम्परेचर सुपर एलॉयज, मॉडर्न कूलिंग सिस्टम और बेहद सटीक निर्माण टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि आज कुछ ही देशों के पास है। यही वजह है कि भारत 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला है कावेरी इंजन को डेवलप करके ड्रोन और भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए तैयार करना। दूसरा, 120 किलोन्यूटन क्षमता वाले एक नए इंजन को किसी विदेशी साझेदार के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट करना। और इस परियोजना में हो सकता है कि साफरान और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भारत के साथ जुड़े। फिलहाल कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इवन यहाँ पर भारत टाइटेनियम, सुपर एलॉय और जो दूसरे एडवांस मटेरियल्स हैं उनके घरेलू उत्पादन पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ताकि भविष्य में इंजनों के निर्माण के लिए विदेशी निर्भरता कम हो सके। क्योंकि यहाँ पर भारत का टारगेट केवल इंजन बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा पूरा मिलिट्री एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार करना है जो कि भविष्य के फाइटर जेट्स, स्टेल्थ ड्रोन और जो दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनको पूरी तरह स्वदेशी इंजन उपलब्ध करा सके। ये मिशन दोस्तों भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, और भारत अगर इस मिशन को अचीव कर लेता है तो भारत भी उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी मॉडर्न फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। वहीं चाइना को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हाल ही में चाइना ने एक लंबी दूरी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि चाइना ने इसे एक नियमित सैन्य अभ्यास बताया और मिसाइल का नाम ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इसे देखते हुए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय सामने आई है। उनका कहना है कि ये चाइना की JL-3 यानी कि जुलांग 3 मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। इस टेस्ट ने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है और भारत भी इसे काफ़ी सीरियसली देख रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि JL-3 को लेकर इतनी बड़ी बातें हो क्यों रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। मतलब ये एक ऐसी मिसाइल हो सकती है जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक परमाणु हथियार ले जाकर हमला कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि चाइना की परमाणु पनडुब्बियां
अपने तट के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में रहते हुए भी दूर दराज के इलाकों तक टारगेट बना सकती है। और इस स्ट्रैटेजी को बेस्टियन स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जिसका मतलब ये कि चाइना को अब अपनी परमाणु पनडुब्बियों को खुले समुद्र में ले जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भारत का भी कनेक्शन है दोस्तों, वो भी आप समझ लो। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यदि चाइना की परमाणु पनडुब्बियां अपने घर से यानी कि अपने समुद्री क्षेत्र से ही पूरे स्ट्रैटेजिक मिशन को पूरा कर सकती हैं, तो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी अपनी दूसरी अटैक सबमरीन्स को और अपने जंगी युद्धपोतों को इंडियन ओशियन रीजन में अधिक संख्या में भेज सकती है। फिलहाल कुछ वर्षों में लगातार हिंद महासागर में चाइना की गतिविधियां बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन दोस्तों, भारत भी अपनी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन से अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। साथ ही भारत नई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। इवन यहाँ पर अब यह कहा जा रहा है कि भारत को अब अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में तेजी से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जिसके लिए PHI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स, समुद्र के भीतर जाने वाले सेंसर्स और अंडर वाटर सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री निगरानी सहयोग को लगातार मजबूत करना होगा। हालांकि भारत ये कर भी रहा है, फिर भी ये बात जाननी जरूरी है कि चाइना ने ऑफिशियली तौर पर JL-3 इसका नाम नहीं बताया। तो कुल मिलाकर ये परीक्षण केवल एक मिसाइल लॉन्च नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदलते टेक्टिकल समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। और ऐसे माहौल में भारत के लिए अपनी समुद्री सुरक्षा, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और पनडुब्बी रोधी नेटवर्क को लगातार मजबूत करना स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, भारत सरकार ने आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट यति के डेवलपमेंट के लिए 151 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों हैवी लिफ्ट लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस वीटोल ड्रोन डेवलप करने के लिए, जो कि भविष्य में सेना के साथ साथ नागरिक क्षेत्रों में भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। प्रोजेक्ट यति के बारे में दोस्तों मैंने आपको एरो इंडिया 2025 में ही बताया था, जिस पर आइडिया फोर्स लगातार काम कर रही है। और ये जो प्रोजेक्ट यति है वो भारी सामान लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी। मतलब ये कई मिशनों में बिना लगातार इंसानी कंट्रोल के उड़ान भरकर जरूरी सामान को जरूरी जगह पर पहुंचा सकता है। इसका इस्तेमाल स्पेशली बॉर्डर एरियाज, ऊंचे पहाड़ी इलाके, दुर्गम स्थान, आपदा राहत अभियान और मिलिट्री लॉजिस्टिक मिशनों में किया जाएगा। ऐसी जगहें जहां पर सड़कें नहीं है, मौसम खराब रहता है, वहां पर ये ड्रोन सेना को भोजन पहुंचाएगा, दवाइयां पहुंचाएगा, गोला बारूद और जो जरूरी सामान है वो भी पहुंचाएगा। इवन सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत प्रोग्राम का जो चयन है उसकी तकनीकी क्षमता, इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक महत्व के आधार पर किया गया है। और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट यति को इन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के कारण चुना गया है। और ये परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत करेगी। इवन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कई देश अब ऐसे अनमैन्ड कार्गो ड्रोन्स को डेवलप कर रहे हैं जो सैनिकों तक बिना पायलट के सुरक्षित तरीके से जरूरी सामान पहुंचा सके। और यही प्रोजेक्ट यति भी है हमारा। इसके अलावा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की कॉम्बैट रेडीनेस उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जनरल धीरज सेठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लिपर्ड 2.0 जैसी संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अभियान की हमने घोषणा कर दी है, बल्कि यहाँ पर सेना प्रमुख का जोर इस बात पर है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए पहले से तैयार रहे और अपनी युद्ध क्षमता को लगातार मजबूत बनाए रखे। जनरल सेठ ने कहा कि हर यूनिट को समय समय पर अपने हथियार, अम्युनिशन, सैन्य उपकरण, लॉजिस्टिक व्यवस्था और मानव संसाधन की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई तुरंत हो सके। इवन उन्होंने कहा कि जंग तेजी से बदल रही है। अब केवल जमीन, हवा और समुद्र में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बन गए। तो कुल मिलाकर सेना प्रमुख धीरज सेठ का यह संदेश इस बात का संकेत देता है कि भारतीय सेना भविष्य के हर टाइप के युद्ध के लिए अपनी तैयारी, तकनीकी क्षमता और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत करने पर स्पेशल ध्यान दे रही है। इसके अलावा CRPF की क्विक रिएक्शन टीम में अब नई CSR 338 स्नाइपर राइफल को शामिल किया गया है। ये मॉडर्न स्नाइपर राइफल .338 लापोआ मैग्नम कैलिबर में आती है और लंबी दूरी पर बेहद सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। और इन राइफलों की खरीद लगभग 17 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत की गई है। और ये प्रोजेक्ट हैदराबाद की आईकॉम टेल लिमिटेड और UAE की कारकल कंपनी के बीच साझेदारी से चल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये स्नाइपर राइफलें अब भारत में बनाई जा रही है और पिछले साल से आईकॉम कारकल स्मॉल आर्म कॉम्प्लेक्स में इन राइफलों को तैयार किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 200 CSR 338 स्नाइपर राइफलों की आपूर्ति की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्नाइपर राइफल है CSR 338, ये एक बोल्ट एक्शन प्रिसीजन स्नाइपर राइफल है
इसमें 27 इंच की बैरल, 10 राउंड की मैगजीन और फोल्ड होने वाला टेलीस्कोपिक स्टोक दिया गया है, जिससे कि इसे ले जाना आसान होता है और अलग अलग इलाकों में तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इस राइफल में एम्बेडेड स्टोरेज, सेफ्टी, 2 स्टेज, एडजस्टेबल प्रिसीजन ट्रिगर और बेहतर एर्गोनोमिक डिजाइन है, जिससे कि स्नाइपर को अधिक सटीकता और बेहतर कंट्रोल मिलता है। इस हथियार का इस्तेमाल खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, नक्सल विरोधी ऑपरेशन, बंधक बचाओ मिशन और हाई रिस्क वाले जो सुरक्षा अभियान है उसके लिए उपयोगी माना जा रहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस राइफल की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की गई है भारत को, और CSR 338 स्नाइपर राइफल की एंट्री इस बात को भी साबित करती है कि भारत हथियार खरीद नहीं रहा है, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से देश में बना रहा है। तो दोस्तों फिलहाल ये हैं अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।